हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक न्यू लव स्टोरी। ये एक हमारा वन शूट रहेगा। इसमें स्टोरी स्टार्ट होगी और इसी में ही ख़त्म हो जाएगी। ये स्टोरी एक रिवेंज लव स्टोरी है। आई मीन लव रिवेंज ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं ये स्टोरी के फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक मैन बहुत ही रिच है। रिच मैन दिखने में बहुत ही क्यूट था, तो उसके आगे पीछे लड़कियां मंडराती रहती। रिच मैन का नाम वीइंग था, जिसके पीछे एक लड़की पड़ी हुई होती है। वो लड़की वीइंग को प्रपोज करना चाह रही थी, लेकिन वीइंग उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन वो लड़की तब भी नहीं मानती। रिजेक्ट करने के बाद वो वीइंग के पीछे पीछे चलती रहती है, लेकिन वीइंग कुछ नहीं बोलता। वो बस लड़की को इग्नोर करके अपनी गाड़ी की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके कार के ऊपर उसके डैड की बॉडी आकर गिरती है और उस दिन से वीइंग की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। उसके डैड ने खुद को हर्ट कर लिया था। उसकी पूरी कंपनी पूरी तरीके से डूब गई थी और वीइंग रिच पर्सन से पुअर पर्सन बन चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसी बुरे सपने के साथ उसकी नींद खुलती है और अब वह अपने आंटी के घर पर रहा करता था। बहुत कुछ वो लोग उसे टॉर्चर किया करते थे। जब वीइंग के डैड अमीर हुआ करते थे, तब यहाँ पर वीइंग इस तरीके से उनको बहुत ही हेल्प किया करता था। लेकिन आज वो लोग उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। वीइंग एक क्लब में काम करता है। जल्दी जल्दी वो रेडी होकर वाइन सेल करने के लिए वो एक बार में एंटर करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो उस लड़के को देखता है जो कि जब वीइंग अमीर हुआ करता था तो उसे प्रपोज़ करता था, और वो वीइंग को इस कंडीशन में देखकर उसकी इंसल्ट करती है। किसी ने सही कहा है, जब लाइफ में आपके बुरा वक्त आता है तो कोई भी आपका साथ नहीं देता, सब साथ छोड़ जाते हैं। बुरे समय में कौन अपना है कौन पराया है इस बात का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर वो एक और उसके दोस्त लोग मिलकर वीइंग के बहुत ही इंसल्ट करते थे। वीइंग वहाँ से जल्द ही जल्द निकलना चाहता था, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते हैं। वीइंग को वो लोग बहुत टॉर्चर करते हैं और साथ ही उसे नीचा दिखाने के लिए उसके करैक्टर के बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं। और थैंकफुली यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन लीड हीरो की, जिसका नाम वांग जी था। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और वो यहाँ क्या कर रहा था और वो वीइंग को सेव क्यों करना चाहता है, वो एक सीक्रेट है जो कि हमें स्टोरी में आगे पता चलने वाला है। लेकिन वीइंग वांग जी को नहीं पहचानता था। वो एक मसीहा की तरह फ़िलहाल उसके लाइफ में आया था उसकी हेल्प करने के लिए, और वहाँ पर किसी की भी औकात नहीं थी जो कि वो वांग जी के सामने बोले। तो सभी को रूड बिहेव करते हुए वांग जी वीइंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और कहता है कि आज के बाद अगर तुम लोगों ने इसी या किसी भी लड़के को परेशान किया तो तुम लोगों की पूरी कंपनी को डुबा दूंगा। ऐसा कहकर वांग जी वीइंग को सेव करते हुए वहाँ से लेकर जाता है। अब वांग जी वीइंग को क्यों हेल्प कर रहा है, यह बात तो खुद वीइंग को भी नहीं पता था। वांग जी की रुमाल नीचे गिर गई थी। वीइंग उसे लौटाने के लिए जाता है और वांग जी को उसको हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि हम पहले मिले हैं क्या। तो वांग जी कहता है नहीं, लेकिन मन ही मन वो सोचता है मैं तुमसे 10 साल बाद मिल रहा हूँ और तुम मुझे इस कंडीशन में मिले। लेकिन वांग जी वीइंग को बाहर से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, बस मैंने कैजुअली तुम्हारी हेल्प कर दिया। ऐसा कहते हुए वह वीइंग को वहाँ से छोड़कर चला जाता है। अब वीइंग घर जाता है तो उसकी आंट उसका सारा सामान घर के बाहर फेंक देती है। अब वीइंग की आंट वीइंग को घर में नहीं रहने दे रही थी। इतनी रात में वीइंग कहाँ जाता, उसका कज़न ब्रदर उसे घर के अंदर लेता है, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं है। वो वीइंग की सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता था। जैसे ही वीइंग कमरे के अंदर जाता है तो वह बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर देता है। वीइंग वहाँ से उसे हर्ट करके जैसे तैसे खुद को बचा करके वहाँ से चला आता है। बरसात वाले मौसम में बाहर निकलता है। बाहर जाने पे उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि उसके डैड के साथ क्या हुआ। इन चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर दिया गया है, मतलब बताया नहीं गया है, और इस बात का पता वीइंग कभी नहीं लगा पाएगा। पूरे शहर में सिर्फ वांग जी एक इंसान है जो इतना पावरफुल है जो कि वीइंग के डैड की डेथ के बारे में कुछ पता लगा सकता है। अब वीइंग प्लान बनाता है कि उसे किसी न कैसे करके वांग जी को सेड्यूस करना ही होगा, तभी उसका काम निकल सकता है। और अब वो उसके पीछे पड़ने वाला था किसी न किसी हालत में। दूसरे दिन हम लोग वांग जी की सिस्टर को देखते हैं जो कि अपना एक ऑडिशन देने के लिए गई हुई थी। तो यह डायरेक्टर उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कह रहा था। तभी वो डायरेक्टर
यहाँ पर उसे हीरोइन का रोल देगा। वांग जी की सिस्टर ऐसा करते हुए मना करके वहाँ से जाने लगती है, तो वो उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। तभी वीइंग वहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है और जैसे तैसे करके वांग जी की सिस्टर को वहाँ से कमरे से बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद ही वो इनके बीच फंस जाता है। कुछ ही मिनट्स में वांग जी की सिस्टर अपने भाई को लेकर यहाँ पर आ जाती है। वांग जी जब देखता है तो डायरेक्टर वीइंग के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो उसे सेव करके लेकर जाता है और डायरेक्टर को बोलता है कि अब तो तुम्हारा करियर ही ख़त्म। फिर हमें पता चलता है कि यह प्लान वीइंग का ही था, जो जानबूझकर यहाँ पर वांग जी की सिस्टर को सेव करने के लिए आया हुआ था, ताकि वीइंग वांग जी की गुड बुक्स में आ सके। और वीइंग इस चीज़ को समझ जाता है क्योंकि कॉरिडोर में बाहर एक केप गिरा हुआ था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वीइंग यहाँ पर अपने फ्रेंड के थ्रू पता लगा कि वांग जी की सिस्टर को ढूंढने आया हुआ होता है। उसकी सिस्टर यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई हुई है। इसी वजह से वो तुरंत ही वहाँ पर वांग जी की सिस्टर को सेव करने के लिए पहुँच जाता है। प्रेजेंट में हम हॉस्पिटल में होते हैं। वीइंग को जब होश आता है तो वो देखता है कि वांग जी की सिस्टर उसका ख्याल रख रही होती है। वो एक्चुअली में उसका थैंक यू बोल रही थी वीइंग को उसका हेल्प करने के लिए, और साथ ही में वांग जी की सिस्टर उसे कहती है कि आज से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तभी वहाँ पर वांग जी आ जाता है, तो वांग जी की सिस्टर वीइंग को कहती है कि मेरे भाई ने ही तुम्हारी जान बचाई है। अब वीइंग वहाँ पर कुछ इस तरीके से एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव कर रहा होता है ताकि वांग जी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वांग जी उसे इग्नोर करके चला जाता है और अपने सिस्टर को डांटता है कि वो दोबारा ऐसे कहीं पर ऑडिशन देने अकेले नहीं जाएगी। तभी वीइंग एक क्यूट सा फेस बनाकर वांग जी की सिस्टर को कहता है तुम्हारा भाई तो कुछ ज़्यादा ही रूड है। वहीं हम देखते हैं कि वांग जी का सेक्रेटरी उसे बताता है कि एक्चुअल में वीइंग जानबूझकर अप्रोच करने के लिए वहाँ गया हुआ होता है। तो वांग जी कहता है मुझे पता है, वो उसे पनिशमेंट देना चाहता था, लेकिन वांग जी उसे जाने देने के लिए कहता है। वो कहता है कि गेम भले ही तुमने शुरू किया था, लेकिन इसमें मेन प्लेयर मैं ही रहूँगा। गेम किस तरीके से किस तरफ मुड़े इसे मैं ही डिसाइड करूँगा। यह सोचते हुए आगे बढ़ता है और एक छोटी सी स्माइल करता है वीइंग को देखकर। उसका सेक्रेटरी सोच रहा था कि वीइंग पहला लड़का है जिसे वांग जी ने अपने करीब रहने का मौका दे रखा है। इधर उसकी सिस्टर वीइंग से कहती है कि आई नो तुम मेरे भाई से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो। तुम नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां और लड़के कुछ ऐसा ही बिहेव करते हैं मेरे भाई के साथ। मेरा भाई तो बस लाखों में एक है। तो वीइंग वांग जी की सिस्टर को कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही उसे जज कर रहा था। तो वीइंग अपने मन में सोचता है पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, ये पहला लड़का है जिसने मुझे इग्नोर किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वांग जी की सिस्टर और वीइंग कुछ इसी तरीके से मजाक मौज मस्ती करते हैं। कुछ दिन बाद हम लोग वीइंग को देखते हैं जो कि एक केक की डिलीवरी करने के लिए एक पार्टी में जा रहा होता है, अपने फ्रेंड से बात करते हुए कि वो जल्द ही वांग जी से मिलने का वापस से प्लान बनाएगा। लेकिन इस पार्टी में क्या होने वाला है उसे खुद भी नहीं पता था। जब वो पार्टी में अंदर केक डिलीवर करने के लिए जाता है तो देखता है कि वैंकिंग जो कि कॉलेज में उसकी क्लासमेट हुआ करती थी, वह हमेशा उसे जेलस फील किया करती थी। उसी ने यहाँ पर ये केक मंगवाया है और एक्चुअल में वांग जी के बारे में रूमर था कि वांग जी का कोई फॉल्स लव रह चुका है और वो उसे ढूंढ रहा है कई सालों से। लेकिन वीइंग तो इस बात को इग्नोर करते हुए वांग जी के पीछे पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर पार्टी में वैंकिंग वीइंग का इंसल्ट करते हुए अपने सैंडल क्लियर करने के लिए बोलती है। वीइंग उसका सैंडल क्लियर कर देता है यह बोलते हुए कि ये सैंडल वैसे भी पूरी दुनिया में एक है और इसके प्राइस इतने हैं। अब सब शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर वीइंग को कैसे पता। तो वीइंग कहता है कि क्योंकि ये सैंडल मेरी ही कंपनी का है और जब मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हुई थी तो मैंने ही इसे ऑनलाइन डाला था। मुझे नहीं लगा था कि वैंकिंग ने सेकंड हैंड चीज़ें पहनना स्टार्ट कर दी है। अब सब यहाँ पर वैंकिंग पर हंसने लगते हैं। इस बात से वैंकिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वापस से जानबूझकर वीइंग का इंसल्ट करने की कोशिश करती है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वांग जी यहाँ पर वीइंग का हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन वीइंग को लगता है कि शायद वो उसका हेल्प नहीं करेगा। वैंकिंग के बिहेवियर से ऐसे लगने लगा कि वांग जी और वैंकी के बीच सच में कोई एंगेजमेंट वाला सीन है और वह उसे पसंद करता है। इसी वजह से वो उन्हें सॉरी बोलकर
वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वांग जी उसे रोकते हुए कहता है, मतलब वेंग को रोकते हुए कहता है कि वेंग तुम रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वेंकी को तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, ये सब वेंकिंग की गलती थी। तुम तो यहाँ केक डिलीवर करने के लिए आए थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो वांग जी वेंकिंग को सॉरी बोलने के लिए कहता है वेंग से। वेंग वांग जी को देखकर अपने मन में कहता है, ये क्या इतना रूड आदमी मेरी हेल्प क्यों करना चाहता है? जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वेंग जानबूझकर वांग जी के करीब जाने की कोशिश करता है और वांग जी तो सब समझ रहा था कि वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर वेंकिंग गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वांग जी की सिस्टर वेंग के सपोर्ट में आ जाती है और वो सबको कहती है कि वेंग उसका फ्रेंड है और ख़बरदार जो किसी ने इसे बुली करने की कोशिश किया तो। अब वेंकिंग सोचने लगी कि वेंग वांग जी की सिस्टर से कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। वांग जी की सिस्टर ये बोलकर वेंग को साइड में लेकर जाती है। वांग जी भी उनके पीछे ही जाता है और वो लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। गुस्से में आकर वांग जी यहाँ पर वेंकिंग की कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसने वेंग का इंसल्ट किया था। इसी वजह से वेंकिंग को बहुत गुस्सा आता है। तब वेंकिंग अपने हाथ में वाइन का गिलास पकड़ती है और वेंग की तरफ जाती है और वेंग के फेस पर वो वाइन फेंक देती है। ये सीन अचानक होता है तो किसी को पता नहीं चलता। वो ये सीन देखकर सारे के सारे शॉक्ड रह जाते हैं। अब वेंग का पूरा टी शर्ट भीग जाता है। अब वांग जी अपना कोट उसे खोल कर देता है और अपने सिस्टर को कहता है कि वेंग को चेंजिंग रूम में ले जाओ और मेरे पास एक ड्रेस का पेयर था, तो वो ड्रेस वेंग को दे दो। तब वेंग ड्रेस चेंज करने के लिए जाता है और इधर वांग जी वेंकिंग को बहुत ज़्यादा डांट रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वेंग वहाँ पर उसके तरीके से वो ड्रेस पहनकर आ जाता है और वो बहुत ही प्रीटी ब्यूटीफुल लग रहा था। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक केक डिलीवरी बॉय इतना सुंदर कैसे हो सकता है। वेंग और वेंग की सिस्टर दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और वांग जी वेंग को छुप छुप कर देखता है कि वेंग को पता नहीं चले कि वो उसे देख रहा है। तभी यहाँ पर वांग जी की पार्टी में एक पियानो बजाने वाला आने वाला था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो पियानो वाला नहीं आता है। लेकिन वेंकिंग के दिमाग में वेंग का इंसल्ट करने की प्लानिंग करती है। तभी वेंकिंग वेंग के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि शायद तुम पियानो बजाया करते हो, क्यों ना तुम यहाँ पर वांग जी का इमेज बचाने के लिए थोड़ा सा पियानो बजा दो। अब वेंग ने काफ़ी टाइम से पियानो नहीं बजाया था और वह समझ रहा था कि वेंकिंग सिर्फ़ और सिर्फ उसका इंसल्ट करने के लिए सब कुछ कह रही है, लेकिन वांग जी को इम्प्रेस करना भी ज़रूरी था। इसी वजह से वह पियानो बजाने के लिए ओके कह देता है। तो वेंकिंग खुश हो जाती है कि अब मज़ा आएगा, अब मैं देखूँगी वेंग का इंसल्ट होते हुए। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में वेंग इसकी प्रैक्टिस कर चुका है। स्टेज पर जाने के बाद वेंग बहुत ही अच्छा वाला पियानो बजाता है, जिस वजह से वांग जी और बहुत सारे लोग वहाँ पर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और कुछ बिजनेसमैन यहाँ पर वेंग को अपना बिजनेस कार्ड ऑफ़र करते हैं। कई सारी लड़कियाँ वेंग से इम्प्रेस होकर उससे डांस करने के लिए पूछती है, लेकिन वेंग वांग जी की ओर देखता है। वांग जी भी वेंग को यह जतलाने की कोशिश करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी के साथ डांस करे, लेकिन वेंग उनके ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वेंग तो वांग जी को इम्प्रेस करने की कोशिश में था। वांग जी वहाँ से चला जाता है तो वेंग भी वांग जी के पीछे पीछे जाता है। वांग जी अपने रूम में जा ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और वेंग वांग जी को कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, चलो डांस करते हैं। और वेंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए उन सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। ये बात सुनकर वांग जी कहता है कि तो मैं क्या करूं, तुम किसी के साथ डांस करो, मुझे क्या मतलब। वेंग वांग जी को सेड्यूस करने के लिए आगे बढ़कर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम मेरी सिस्टर के पास जानबूझकर गए थे। मैं बस जानना चाहता था कि तुम करना क्या चाह रहे हो और तुम यहाँ पर मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए। यह बात मुझे भी पता है, लेकिन अगर क्या मैं रिजेक्ट कर दूँ तो क्या तुम किसी और के पास चले जाओगे। वेंग जानबूझकर वांग जी को गुस्सा दिलाने के लिए और उसे जेलस फील कराने के लिए कह देता है कि हाँ, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है।
अगर तुम मुझे पैसे प्रोवाइड नहीं करोगे तो ऑब्वियसली मैं किसी और के पास जाऊंगा। इस बात से वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर वेइंग की केयर कर रहा था। वेइंग को फिंगर कट हो गया था, तो इस तरीके से वो उसे N+ फर्स्ट एड लगाता है और फिर वहाँ से कमरे से बाहर निकल जाता है। जाने से पहले उसे कहता है कि भूलना मत कि तुम इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो। वेइंग इस बात का मतलब नहीं समझ पाता है। थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से बाहर जाता है। वेइंग के हाथ में वो बैंडेज देख वांग जी की सिस्टर वेइंग से पूछ रही थी कि यह बैंडेज तुम्हें किसने लगाई, कितना अगली सा है। वेइंग जानबूझकर वांग जी को चिढ़ाने के लिए कहता है कि हाँ अगली तो है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वांग जी यहाँ पर थोड़ी सी देर में अपनी कंपनी में एक नई डिज़ाइन को हायर करने वाला था और वो यहाँ पर उसे अनाउंस करने वाला था। वेइंग यहाँ पर वांग जी को डांस के लिए पूछता है, वैंकिंग को जेलिस फील कराने के लिए। तो वांग जी कह देता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चूज करने वाला हूँ, चांस ही नहीं है। वो जानबूझकर वेइंग का इंसल्ट करते हुए इस तरीके से स्टेज पर चला जाता है। वैंकिंग वेइंग को उसका औकात याद दिलाने की कोशिश करती है, तो वेइंग कहता है वो तो वक्त बताएगा कौन इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं। थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वांग जी स्टेज पर जाता है और वो यहाँ पर सबको अनाउंस करने वाला था कि वो किसे चूज़ कर रहा है। वैंकिंग को तो लगा था कि शायद वो उसे चूज़ करने वाला है, इनफैक्ट सबको यही लग रहा था, लेकिन वो यहाँ पर वेइंग को चूज़ करता है और वेइंग एक्चुअल में एक डिज़ाइनर भी रह चुका है। यह बात बहुत ही कम ही लोगों को पता था। तो वेइंग वांग जी का फैसला सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान था। उसे डाउट था कि वो उसे क्यों चुन रहा है और उसे कैसे पता कि मैं एक डिज़ाइनर का काम कर चुका हूँ। ये तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतनी सीक्रेट बात वांग जी को कैसे पता? क्या वांग जी मुझे पहले से ही जानता है? यही सारी बातें उसके मन में ही काफ़ी खटक रही होती है। वांग जी जब वेइंग का नेम अनाउंस करता है तो सारे लोग क्लैपिंग करते हैं। तो वेइंग स्टेज पर जाता है, लेकिन वेइंग हैरान था। तो वो वांग जी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये सब कोर्स किया है? तो वांग जी कहता है कि अब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे तुम्हें अपनी कंपनी में रखना है, तो मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन तो कराया होगा। वेइंग फ़िलहाल इस चीज़ को नॉर्मल ले लेता है, लेकिन वो जानता था कि बात तो कुछ और है। वांग जी उसे किसी और मोटिव से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और फाइनली यहाँ पर वांग जी की कंपनी ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। तो वांग जी और वेइंग वहाँ पर हग करते हैं दोनों स्टेज के ऊपर। तो वेइंग वांग जी के कान में कहता है, मुझे थोड़ा और सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई मेरी इन्वेस्टिगेशन ना करवा सके। तो वांग जी थोड़ी सी स्माइल करके कहता है, हाँ ये तो सही है, कोई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन ना करा सके, ओनली मेरे सिवा। वेइंग वांग जी की कंपनी को हाँ तो कर देता है, लेकिन बेचारे वेइंग की मुसीबतें और बढ़ जाती है। जैसे ही नेक्स्ट डे वो वांग जी के ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए जाता है, तो ये ऑफिस में काम करने वाली गर्ल्स एम्प्लॉई वेइंग को बहुत ज़्यादा बुली करती है, क्योंकि उसे वैंकिंग ने ही कहा था कि एक्चुअली में वो वांग जी को पटाने की कोशिश कर रहा है और सबको पता था कि वांग जी और वैंकिंग का जल्द ही एंगेजमेंट होने वाला है। भले ही ये फेक रूमर था, इस वजह से वो यहाँ पर वेइंग को बहुत ही ज़्यादा बुली कर रही थी। शुरुआत में तो वेइंग सब कुछ झेल रहा था, क्योंकि आज उसके काम का फर्स्ट डे था। सब उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पर वांग जी की सेक्रेटरी बन के आए हुए थे। लेकिन वो सब एम्प्लॉयज़ गर्ल्स को लग रहा था कि वैंकिंग उसके स्पोर्ट में इसी वजह से है, वह सब कुछ ज़्यादा ही उछल रही थी। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो वेइंग गुस्से में आकर उस एम्प्लॉयज़ लड़की को, मतलब जो वैंकिंग की लड़की थी, उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा टॉर्चर मैं नहीं झेल सकता। गुस्से में आकर वो लड़की भी वेइंग पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वांग जी वहाँ पर बीच में आ जाता है। पहले तो वो उस लड़की को जॉब से निकाल देता है और दूसरी बात कि वो वेइंग को कहता है कि वो यहाँ सबके साथ बैठ करके काम नहीं करेगा, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, इसलिए वो उसके ऑफिस में बैठकर काम करेगा। ऑफिस में अंदर जाने के बाद वेइंग आज वांग जी को उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। तो उसे कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, कोई तुम्हें बुली करेगा तो इसमें मेरा भी नाम ख़राब होगा, इसी वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। वेइंग सोचता है कि क्या वांग जी पर उसका
जादू, प्यार का जादू नहीं चल रहा है, यहाँ पर वह समझ नहीं पाता कि एक्चुअल में वांग जी उसकी हेल्प कर रहा है। विंग उसके लिए गिलास में पानी निकाल कर लेकर जाता है, लेकिन गलती से वांग जी के ऊपर गिर जाता है, तो वो जल्दी जल्दी उसे क्लीन करने लग जाता है। तो यहाँ पर वांग जी को लगता है कि वो जानबूझकर ये सब उसके प्लान का हिस्सा है, उसे पटाने के लिए वह ऐसा कर रहा है, लेकिन विंग ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। दोनों काफ़ी करीब आ रहे थे, तभी वहाँ पर ऑफिस में भी वैंकिंग की एंटर हो जाती है। इन दोनों को इतना पास पास देखकर वो गुस्सा करने लगती है। वैंकिंग कहती है कि ये मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, तो वांग जी उल्टा उस पर ही गुस्सा करता है कि वो उसके ऑफिस में बिना नॉक किए क्यों आ गई। तो वैंकिंग बातों को चेंज करते हुए वैंकिंग यहाँ पर वांग जी को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ, लेकिन वो विंग को लेकर के बाहर चल जाता है, यह कहते हुए कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। अब वैंकिंग उन दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसी वजह से वो उनके पीछे पीछे जाने का डिसाइड करती है। जैसे ही वांग जी और विंग वहाँ पहुँचते हैं तो उसके पीछे पीछे भी आ जाती है वैंकिंग और कहती है कि हम तो ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं ना, मुझे भी चलना है, बहुत दिनों से मैं उनसे मिले नहीं हूँ। वांग जी उन्हें लेकर के वहाँ पर चले जाता है। वांग जी का फ्रेंड यहाँ पर आया हुआ था, तो विंग को देखकर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो उसे कहता है कि विंग उसकी सेक्रेटरी है और वो उसके फ्रेंड के पास विंग को जाने नहीं देता है। वो जानता था कि उसका फ्रेंड एक नंबर का ठरकी है और विंग को पटाने की कोशिश करेगा ज़रूर। यहाँ पर तो उसके फ्रेंड के साथ गर्ल आई थी, वो उसे विंग में इंटरेस्ट लेता हुआ देखकर काफ़ी जेलस फील कर रही थी। विंग का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, तो वांग जी का फ्रेंड उसे समझा लेता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ, विंग को नहीं। लेकिन वो लड़की फिर भी वांग जी के फ्रेंड को गुस्से में कहती है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, तो मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तभी वांग जी का फ्रेंड उस लड़की को थप्पड़ स्लैप कर देता है और कहता है कि अपने हद में रहो। यह बात उसे बहुत ही ख़राब लग जाती है। एक टाइम से वो उसका इंसल्ट ही हुआ ना, सबके सामने वो इस तरीके से उसे थप्पड़ मार रहा है, तो इसी वजह से वह उठकर वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। और वैंकिंग के दिमाग में भी कुछ खिचड़ी पक रही थी, तो वो उसके पीछे पीछे यहाँ पर चली जाती है और कहती है कि उस लड़की से विंग ऐसा ही है, वो सबको पटाता रहता है। वो उस गर्ल को वो स्पेशली मेडिसिन देते हुए कहती है कि तुम बस विंग को ये पिला दो, इसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूँगी। जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड विंग को किसी और के साथ देखेगा तो खुद ही उसका इंटरेस्ट में ख़त्म हो जाएगा। और वो लड़की यहाँ पर वैंकिंग की बातों में आ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों वॉशरूम से बाहर निकलती है, जहाँ पर वांग जी विंग को ड्रिंक नहीं करने दे रहा था। उसे पता था कि विंग को ड्रिंक से एलर्जी है। अब विंग यह सोचने लगता है कि उसे इतना सीक्रेट बातें कैसे पता है। वांग जी कौन है, क्या मैं इसे पहले जानती हूँ, ये मुझे इतना सीक्रेटली कैसे जान सकता है। यहाँ पर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि विंग ने कॉलेज में वांग जी का हेल्प किया था और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक दोनों फ्रेंड बने रहे थे, लेकिन अब विंग को वांग जी याद ही नहीं है। तो हम प्रेजेंट में देखते हैं कि यहाँ पर वो गर्ल्स आती है और वो विंग को जानबूझकर वो ड्रिंक में नशे का दवा मिलाकर दे देती है। वांग जी उसे पीने से रोक रहा था, लेकिन विंग यहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा लाइटली करने के लिए उसको दिया हुआ ड्रिंक कर लेता है और उसे थोड़ी पता था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है यहाँ पर। और जैसे ही वो यहाँ पर ड्रिंक करता है, वैंकिंग उसे बहाने से बाहर भेज देती है, यह कहने के लिए कि फूड आने में काफ़ी देर लग रहा है, बाहर जाकर के देखने के लिए। अब विंग जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, तो वो समझ जाता है कि जो वाइन पी उस वजह से ऐसा हो रहा है। वो हेल्प करने के लिए वांग जी को कॉल करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक गुंडा उसे बगल वाले कमरे में खींच लेता है और इधर वांग जी को यह सारी बातें के बारे में तो पता नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे ध्यान आता है कि विंग अभी तक क्यों नहीं आया। वह विंग को देखने के लिए जा रहा था, लेकिन तब तक यहाँ पर वैंकिंग उसे बहाने से रोक लेती है। इधर दूसरी साइड बदमाश इंसान विंग के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था और विंग जैसे तैसे करके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतने नशे में था कि वह खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। थैंकफुली यहाँ पर वांग जी आ जाता है और विंग को सेव करता है। इस तरीके से विंग को की बुरी कंडीशन में देखकर वह समझ जाता है कि वैंकिंग के फ्रेंड जो लास्ट टाइम उसे वाइन ऑफर किया था, ये
उसी वजह से हुआ है। तो उस गर्ल को वांग जी कहता है कि अगर विंग को आज कुछ हो गया ना तो उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकलता है और अपने सेक्रेटरी को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए ड्राइवर को कहता है कि हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन यहाँ पर विंग बहुत ही ज़्यादा नशे में था और वह वांग जी को किस करते हुए उसका हेल्प करने के लिए कहता है। वांग जी समझ जाता है कि विंग को कौन सा दवा उसके फ्रेंड ने दिया, तो वह अपने सेक्रेटरी को कार को घर लेकर के जाने के लिए कहता है। घर जाने के बाद विंग यहाँ पर वांग जी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। वांग जी उसे कहता है कि पहले तुम होश में आ जाओ और देखो कि मैं कौन हूँ। विंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम वांग जी हो। तो विंग ने बहुत ही फोर्सफुली वांग जी को किस करता है। तो वांग जी भी थोड़ा बहक जाता है विंग को देखकर, तो वांग जी भी विंग को किस करने लग जाता है। तो विंग बेड पर लेटकर वांग जी को सेड्यूस करता है, तो वांग जी सेड्यूस भी हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वांग जी को यहाँ पर पता चल जाता है कि एक्चुअल में वैंगिंग के कहने पर उसने ऐसा किया था। तो वह उन दोनों को सबक सिखाने के लिए उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है और उन्हें कहीं भी कोई जॉब नहीं मिलने वाला था। अभी यहाँ पर विंग जागता है तो वो देखता है कि वांग जी के घर पे है और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। लेकिन वांग जी उसे कहता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला झंझट करने का ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अडल्ट हैं और जो कुछ हुआ है बस एक वन नाइट स्टैंड था। लेकिन वांग जी यहाँ पर विंग का ख्याल रखना चाहता था। विंग के थॉट्स सुनकर वो चुप ही हो जाता है, भला क्या कहता। और इधर विंग को लगने लगा था कि एक्चुअल में वांग जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, इसी वजह से वो वांग जी पर बोझ नहीं बनना चाह रहा था। विंग बेड पर से उठकर वहाँ से जाने लगता है तो वांग जी उसे रोककर कहता है कि जो नेक पर लव बाइट का निशान है उसे कवर कर लो। तो विंग वांग जी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वांग जी विंग को ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है, तो विंग भी मान जाता है। तो वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वांग जी ने विंग के लिए एक वेला बाय किया था जो कि ऑफिस के पास ही है और वो यहाँ पर वो उसे गिफ्ट करना चाहता था ताकि उसके पास घर नहीं रहने के लिए तो वो वहाँ रह सके। वांग जी का सेक्रेटरी वहाँ पर विंग के लिए वो वेला के पेपर्स लेकर आता है। उसे चेक करने के बाद विंग को ऑफ़र करता है तो विंग को गुस्सा आता है ये देख के कि ऐसा लगने लगा था कि वो वन नाइट स्टैंड वांग जी के साथ स्पेंड की है, इस वजह से वो उसे उसके पैसे दे रहा है। और यहाँ से उनका एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वांग जी विंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है क्योंकि वह अपने थॉट्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। बहुत ही मुश्किल से उसने खुद को थोड़ा बहुत इस काबिल बनाया था कि लेकिन यहाँ पर विंग उसे गलत समझाता है और कहता है कि तुम एक रात बिताने के पैसे दे रहे हो, चलो ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। वह विला के पेपर्स लेके वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। वांग जी का सेक्रेटरी वांग जी को बताता है कि आपको बताना चाहिए था कि एक्चुअल में आप सब कुछ छोड़कर यहाँ पर चले आए विंग की हेल्प करने के लिए। जब आपको विंग की फैमिली के बारे में पता चला कि वो ब्रेन रैप्ट हो गई है तो आप किस तरह से आपके ग्रैंडफादर की बात ना मानकर विंग के पास चले आए। तो वांग जी सेक्रेटरी को कहता है कि ये सब बताने का विंग को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं उसे अब तक याद भी नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग जी अपना मीटिंग कर रहा होता है और विंग उस वेला के बारे में सोच रहा होता है कि क्या करना चाहिए। वांग जी देखता है कि विंग का ध्यान कहीं और है। वो उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। तो विंग बीच में कहता है कि मीटिंग कंप्लीट हो गई क्या, तो मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते वो वहाँ से निकल जाता है ऑफिस से बाहर। यहाँ पर वांग जी का फ्रेंड उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ था। तो विंग वांग जी को जेलस फील कराने के लिए वो वांग जी के फ्रेंड के साथ चला जाता है। तो वांग जी का फ्रेंड बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वांग जी को जेलस फील कराना चाहते हो। तो विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विंग जो बोल रहा था वो झूठ है। वो सच में वांग जी को जेलस फील कराने के लिए उसकी कार में चढ़ गया था। वांग जी ने विंग को देख लिया था उसके कार में चढ़ते हुए। तो वांग जी विंग को कॉल करता है, लेकिन विंग कहता है मैंने हाफ डे की छुट्टी ली है, छुट्टी लेकर ही वैन के साथ जा रहा हूँ। वांग जी का फ्रेंड था, उसका नाम वैन था। तो विंग कहता है कि मुझे डिस्टर्ब ना करो। फिर नेक्स्ट डे वांग जी ऑफिस में आता है तो वैन ने विंग के लिए फ्लावर बुके वगैरह भेजे थे जिससे कि वांग जी बाहर
फेंकवा देता है। यहाँ पर विंग ये ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वांग जी को उसका वेला जो गिफ्ट में वांग जी ने विंग को रहने के लिए दिया था वो रिटर्न कर देता है। इस बात से वांग जी को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह चीज़ों को समझ क्यों नहीं रहा है, कि वह उसका हेल्प करना चाह रहा है। एक्चुअल में विंग और वांग जी के बीच में बातें बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। विंग उसे बताता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल करने के लिए आया हूँ, तो तुम्हारी ये गलतफहमी है। तो एक्चुअल में मैं तो सिर्फ वांग जी की पावर का यूज़ करना चाहता था ताकि वो अपने डैड के बारे में पता लगा सके। गुस्से में आकर के वो वांग जी की कंपनी से रिज़ाइन कर देता है और वहाँ से विंग बाहर निकल जाता है। वांग जी रोकने की कोशिश करता है विंग को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। बाहर निकलते ही उसे यहाँ पर वांग जी का फ्रेंड वैन का कॉल आता है। वैन कॉल पर कहता है कि मैं ऑफिस के नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। विंग को नहीं लगा था कि वह इस तरीके से फ्लावर बुके वगैरह उसके लिए लेकर आया होगा। विंग के नीचे जाते ही वैन वहाँ उसे प्रपोज़ कर देता है। अब सबके सामने वैन की इज्जत रखने के लिए विंग उसका फ्लावर बुके रिसीव कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर वांग जी आता है और वह ये सब कुछ देखकर जेलस फील करने लग जाता है। वांग जी यहाँ पर विंग को अपने पास बुलाता है। विंग जाने ही वाला था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और कहता है कि आई डोंट थिंक कि अब हम दोनों एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता रखते हैं। मैं तुम्हारी कंपनी से रिज़ाइन कर चुका हूँ। पर वांग जी विंग को कहता है कि वैन अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर ही रहना। वो थोड़ा फ्लर्टी इंसान है, वह कभी किसी एक इंसान से प्यार नहीं कर सकता। वांग जी विंग को ऐसा कहते ही वहाँ से चला जाता है। विंग वैन को क्लियर कर देता है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ पब्लिक में तुम्हारी इज्जत रखने के लिए ऐसा किया था। इस बात से वैन को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विंग की आंट अपने बेटे को लेकर के आ जाती है और वो विंग से पैसे मांगने लगती है। सबको कहने लगती है कि विंग कितना बुरा है, इतने टाइम से वो हमारे घर पे रह रहा है, खा पी रहा है, तो उसने अभी तक हमें पैसे भी नहीं दिए। फिर विंग भी उन्हें जवाब देता है और कहता है ये घर तो मेरे डैड ने तुम्हें दिया था और जिस पैसे कि तुम बात कर रहे हो वो हर महीने कमा कर वो सारे पैसे मैं तुम्हें ही दिया करता था। लेकिन यहाँ पर उसकी आंट बहुत ही चालाक होती है। वो इतना ड्रामा करती है कि लोगों को विश्वास हो जाता है कि विंग ही गलत है और वो कहती है कि किस तरह से मेरे बेटे को ये सेड्यूस किया करता था और वो काफ़ी ज़्यादा विंग को बुली करने लग जाता है। यहाँ पर उसकी आंट की बातों पर भरोसा कर रहे थे। वैन यहाँ पर विंग को सपोर्ट करने के लिए आता है, लेकिन चीज़ें बिगड़ने लगती है तो तब वहाँ पर वांग जी उसका हेल्प करने के लिए आता है और वह विंग को वहाँ पर सेव करता है। विंग अब तक सब कुछ झेल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंट यहाँ पर उसके मॉम डैड के बारे में बोलने लगती है तब वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और यहाँ पर आकर विंग की हेल्प करता है और यहाँ पर उसके आंट के बेटे को अच्छा खासा सबक सिखाता है। अब सब लोग यह कह रहे थे कि वांग जी के पास पैसा है, इसी वजह से वो इस तरीके से सबसे बिहेव कर रहा है। लेकिन वो सबसे पहले तो उसके बेटे का फ़ोन लेता है और उसमें बहुत सारी लड़कियों के हिडन कैमरे के लिए हुए फ़ोटोज़ थे, जो कि वो सबको दिखाने लगता है कि देखो ये लड़का कितना बड़ा ठरकी है। इस तरीके से वो यहाँ पर सबका फ़ोटोज़ वगैरह लेता है। तो सोचो विंग उसे कैसे सेड्यूस कर सकता है। ये लड़का तो खुद ही इतना बड़ा ठरकी है। जैसे ही सबको पता चलता है तो अब वो लोग यहाँ पर आंट के लड़के को पिटाई करने लग जाते हैं। विंग काफ़ी रोने लगता है। फिर वांग जी विंग को हग कर लेता है और कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और विंग को काम डाउन करते हुए कहता है कि तुम जाके आराम करो, बाकी का मैटर बस तुम मुझ पर छोड़ दो, देखो मैं उन्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग को वहाँ से भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विंग की आंट और उसके बेटे को अच्छा सा सबक सिखाता है और वो उन्हें वार्न करता है कि अगर आज के बाद उन लोगों ने कभी भी विंग को परेशान करने की कोशिश किया तो वो उन्हें हमेशा के लिए जेल में डाल देगा। अब वो लोग वांग जी की इस धमकी से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। फिर वांग जी विंग को जाके कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारी आंट और उनका बेटा तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। और वो वैन के बारे में पूछता है तो विंग उसे कहता है कि मैंने उसे हाँ नहीं कहा। फिर विंग वांग जी को सब कुछ सच बता देता है कि वो उसे पटाना चाहता था ताकि वो अपने डैड के बारे में पता लगा सके। तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे ये सब पता है कि तुम मेरी पावर यूज़ करना चाहते थे अपने डैड के कातिल का पता लगाने के लिए। तभी वांग जी का कोई कॉल आता है तो वो
रिसीव करने के लिए थोड़ा वेइंग से साइड हो जाता है। तो वेइंग वांग जी के लिए बहुत अच्छा फ़ील करता है, वो उसे बताना चाहता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर वांग जी को अपने ग्रैंडफ़ादर से बात करते हुए सुनता है। उसके ग्रैंडफ़ादर को वेइंग के बारे में पता चला था, तो वांग जी उनसे झूठ बोल देता है कि वो बस उसके सेक्रेटरी है। वेइंग को ये बात बुरा लग जाता है। इधर हम लोग देखते हैं वांग जी अपने फ्रेंड के साथ था। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि क्या उसे वेइंग से सच में प्यार हो गया है। तो यहाँ पर वांग जी का आंसर होता है कि हाँ, वो सच में वेइंग से प्यार करता है और ये प्यार अब नहीं हुआ है, वो बहुत पहले हो चुका है कॉलेज टाइम में। तो वांग जी अपने पास्ट के बारे में अपने फ्रेंड को बताता है कि कॉलेज टाइम में जब वो बहुत ही इंट्रोवर्ट हुआ करता था, तब लोग मतलब बॉयज़ उसे बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे। तब वेइंग ने यहाँ पर आकर उसका हेल्प किया था, और अगर वेइंग ने नहीं होता तो शायद उसे ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया नहीं मिलता, और इसी वजह से अब वो वेइंग को किसी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि यह बात तो तुमने वेइंग को क्यों नहीं बताई। वांग जी उसे कहता है कि पहले मैं उससे खुद से प्यार करवाना चाहता था, वो मुझे भूल गया है। यह बातें बताने से वो बर्डन फील करने लग जाएगा और उसे लगेगा कि इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, इसी वजह से मैं चीज़ों को काफ़ी स्लोली और नॉर्मली लेना चाहता हूँ। फिर हम प्रेजेंट में नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पर वेइंग वांग जी की सिस्टर को मिलने के लिए जाता है और उसे सारी बातें सच्चाई बता देता है कि एक्चुअल में मैंने जानबूझ करके तुम्हें अप्रोच किया था। मैं यहाँ पर वांग जी के साथ उसके पावर का इस्तेमाल करना चाहता था, उसे पटा करके अपने डैड के डेथ के बारे में पता लगाने के लिए। लेकिन वांग जी की सिस्टर बिल्कुल भी शौक नहीं थी। वह कहती है, सारे लड़के मेरी लाइफ में इसीलिए आते हैं, तुम पहले हो जिसने मुझे एक असली दोस्त की तरह ट्रीट किया है, तुमने मेरा इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे तुमसे दोस्ती रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर वेइंग और शॉक्ड हो जाता है और उसे ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पर वांग जी की सिस्टर उस पर गुस्सा करेगी और दोस्ती तोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी सिस्टर उसे बताती है कि तुम्हें क्या लगता है वांग जी इतने दिनों से तुम्हें साथ क्यों रखा हुआ है, मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता है। लेकिन वेइंग ने आज ही सुबह उसे अपनी ग्रैंडफादर से बात करते हुए सुना था कि वो उसे कह रहा था कि एक्चुअल में वो बस उसकी एक नॉर्मल सेक्रेटरी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसके सिस्टर को कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर वेइंग वहाँ से चला जाता है और फिर वेइंग वांग जी के ऑफिस रिज़ाइनिंग लेटर लेकर जाता है और कहता है कि इस पर साइन कर दो, मुझे उसके साथ काम नहीं करना। तो वांग जी वेइंग से रीज़न पूछता है, तो वेइंग कहता है कि बस अब मेरा मन नहीं है तुम्हारे साथ काम करने का। लेकिन वांग जी को यह नहीं पता था कि एक्चुअल में वेइंग ने उसके ग्रैंडफादर से उसकी बातें सुन ली है, इसी वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। फिर वेइंग वांग जी को कहता है कि अब जब तुम मेरे मोटिव के बारे में पता कर चुके हो कि मैं तुम्हें सेड्यूस करने के लिए आया था, और जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं कर पाया और अब मुझे चले जाना चाहिए किसी और टारगेट को ढूंढने के लिए जो कि मेरे काम कर सके। वेइंग की इस बात से वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जानबूझकर जान रहा था कि वेइंग सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन वांग जी वेइंग के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, यह बात भी वह जानता था। वेइंग वहाँ से ऑफिस से निकल जाता है और कहता है कि आई डोंट थिंक कि अब हम दोनों को एक दूसरे से कोई कांटेक्ट रखना चाहिए, वैसे भी हमारे रास्ते अब यहाँ से अलग होने वाले हैं। लेकिन वांग जी यहाँ पर वेइंग को ऑफ़र देता है कि अगर वो यहाँ पर उसका फियांसे बनने के लिए तैयार हो जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ग्रैंडफादर उसका दिमाग ख़राब कर रहा था शादी के लिए, तो फिर वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। वेइंग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बदले में उसे दो चीज़ें चाहिए, पहला पैसा और दूसरा वो उसके डेथ के बारे में पता लगाएगा। अगले दिन वांग जी की सिस्टर और वेइंग वहाँ से निकलती है। वेइंग ने उसकी सिस्टर को जो कुछ भी हुआ वो बता देता है इस बारे में। तभी वहाँ पर वो उस एम्प्लॉय गर्ल से मिलता है जो कि अब इस तरीके से झाड़ू पोछा काम कर रही है। वो वेइंग को देखकर कहती है कि तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, तुम्हारी वजह से वांग जी ने मुझे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, हमें कहीं भी कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है। अब यह सारी बातें वेइंग को पता नहीं थी, तो खुद ही नहीं समझ पाता है कि वांग जी ने एक्चुअल में ये सब कुछ किया है। फिर वो गर्ल वेइंग से कहती है कि वांग जी तुम्हें पसंद करता है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस उसके लिए एक टाइम पास हो, थोड़े ही दिनों में वो तुमसे भी बोर हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर वांग जी आ जाता है और वो उस लड़की को कहता है कि लगता है झाड़ू पोछा
वाले काम से भी तुम्हारा मन भर गया है और तुम्हें शहर छोड़कर जाने का मूड है। वीइंग मेरा फियोंसे है, जाकर जिसे तुम्हें ये बात बतानी है बता देना। यह सुनते ही वो लड़की थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि क्या वीइंग सच में वांग जी को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर चुका है कि इस तरीके से वो वैसे शादी भी करने के लिए तैयार है। वो गर्ल डर के मारे वहाँ से फ़रार हो जाती है। यह बात सच है, यह सुनकर कि वो उसकी सिस्टर काफ़ी खुश हो जाती है कि वांग जी वीइंग से सच में इंगेजमेंट करने वाला है। वो वीइंग को कहता है कि चलो चल के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, क्योंकि जल्द ही ग्रैंडफादर यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ सकते हैं। अब वीइंग ने जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कहा था तो वांग जी को जो कह रहा था उसे वो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो उसके साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और वांग जी और वीइंग वो दोनों आंट के घर जाते हैं। वीइंग अकेले ही घर के अंदर जाता है अपनी शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए, जिसे देखकर उसकी आंट उसे बुली करती हुई कहती है कि वो तभी उसे यहाँ से जाने देगी जब वो यहाँ पर उन्हें कुछ पैसे देकर जाएगा। वीइंग कहता है कि जब वांग जी ने तुम्हें सबक सिखाया तो लगता नहीं है कि तुम्हें अच्छे से सबक मिला है। क्या मैं उसे कॉल करूं? वो आकर के तुम्हें घर से बेघर कर देगा और फिर रहने के लिए कोई घर भी नहीं होगा। उसकी आंट सुनते ही काफ़ी घबरा जाती है और डर के मारे वीइंग को चुपचाप ही उसको वो फॉर्म रजिस्टर वाला कार्ड दे देती है। उसके बाद वीइंग वहाँ से लेकर चला आता है। नीचे वांग जी काफ़ी परेशान हो रहा था कि कहीं वीइंग को वो लोग बहुत ज़्यादा बुली तो नहीं कर रहे, लेकिन वीइंग इस तरीके से अपनी आंट को सबक सिखाता है। यह सुनते ही वो मन ही मन खुश होने लगता है। चुपचाप नीचे कार में जाकर उसका वेट करता है। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद अब यहाँ पर वो दोनों लीगल कपल हो चुके थे और यहाँ पर वांग जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब वह खुद को वीइंग से कंट्रोल नहीं रख सकता था। वांग जी बस घर जाने का वेट कर रहा था, कब वो वीइंग के साथ अपने रूम में जाए और कब वो वीइंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करे। और फिर बाद में वांग जी और वीइंग जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचते हैं, वीइंग जब वांग जी की ओर देखता है तो वीइंग थोड़ा घबरा जाता है। तो वीइंग वांग जी को कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो वांग जी? वांग जी की आंखों से वीइंग के लिए बहुत ज़्यादा प्यार झलक रहा था। वो एकदम रोमांटिक हो गया था वीइंग के लिए। तो वांग जी वीइंग की ओर बढ़ता है तो वीइंग कहता है, वांग जी तुम होश में हो, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वांग जी वीइंग को कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ वीइंग की ओर जाता है और उसे हग करता है। फिर वांग जी वीइंग को इतना फोर्सफुल किस करता है, फिर किस करते करते वो बेड पे लेटा लेता है। और कहीं ना कहीं वीइंग को ये सब अच्छा लग रहा था तो वो वांग जी को रोकता नहीं है और साथ ही ये भी सोचता है कि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये सब शायद वो इसीलिए कर रहा होगा। इस तरह से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं कि वीइंग की बॉडी में काफ़ी पेन हो रहा था। वांग जी उसके लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाया था। इंटीमेट होने के बदले वो यहाँ पर वीइंग को वापस से गिफ्ट देता है। वीइंग देखता है कि एक्चुअल में वांग जी ने उसकी डैड की वो कंपनी जो कि पूरी तरीके से डूब चुकी है उसे कुछ लेवल तक ठीक करके वीइंग को लौटा दिया। वीइंग सोचता है कि इन काम को करने में तो 6 महीने लगेंगे। इसका मतलब कि वांग जी 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। क्या वांग जी जानबूझकर वीइंग को अप्रोच कर रहा है? वांग जी उसे झूठ बोल देता है कि नहीं, एक्चुअली मैं तो बस कॉन्सिडेंटली तुम्हारी डैड की ये कंपनी के पेपर से टकरा गया था। एक्चुअली में यह काम कोई और ने यहाँ पर किया है। अब वीइंग यहाँ पर ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए वांग जी को उसके डैड की कंपनी को लौटाने पर थैंक यू बोलता है। और वीइंग के लिए ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट था। अपनी डैड की कंपनी वापस पाकर वीइंग बहुत खुश था और ये वांग जी को मन ही मन बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रहा था वांग जी के सामने। तो वीइंग मन में सोचता है, वांग जी ने मेरे लिए इतना किया तो मुझे भी उसे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो वीइंग किचन में जाता है और उसके लिए अच्छा सा खाना बनाने की भी कोशिश करता है और वो खाना बनाता है तो वो जल जाता है, क्योंकि वीइंग को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। वो तो सिर्फ वांग जी को खुश करने के लिए उसके लिए खाना बना रहा था। जैसे तैसे करके वीइंग अपनी ओर से अच्छा खाना बना लेता है, लेकिन वो खाना वीइंग की ओर से अच्छा था। वैसे दिखने में वो जला हुआ था और वांग जी भी वीइंग को छुपके से किचन में देख रहा था और वीइंग को देखते हुए उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर वीइंग जला हुआ खाना वांग जी को बनाकर सर्व करता है। वीइंग को लग रहा था कि ये जला हुआ खाना वांग जी नहीं खाएगा,
लेकिन वांग जी यहाँ पर वीइंग की इस मेहनत के लिए इस तरीके से उसका बना हुआ फूड खा लेता है। तभी वांग जी नोटिस करता है कि वीइंग का हाथ खाना बनाते हुए जल गया था। तो वो जाकर इस तरीके से मेडिसिन अप्लाई कर रहा था और वो वीइंग को कहता है कि वह दोबारा कभी खाना बनाने की कोशिश ही ना करे और उसे पूरी तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए। और साथ में वांग जी कहता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं, इसलिए खुद का ध्यान रखना चाहिए। फिर वीइंग इस बात को चेंज करते हुए कहता है कि हमें कंपनी के बारे में बात करनी चाहिए। जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि डैड की मौत का जिम्मेदार कौन है। फिर वांग जी कहता है कि हाँ ठीक है, हम ज़रूर पता लगा कर रहेंगे इस बात का। वांग जी यहाँ पर वीइंग को ऑफ़र करता है क्या वह हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रह सकता। वीइंग उसे कहता है बदले में मैंने तुम्हारी सारी कंपनी मांग ली तो। वांग जी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में, लेकिन फिर वो तुरंत टॉपिक को चेंज कर देता है वांग जी और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। वांग जी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वीइंग को फ्लैशबैक का थोड़ा थोड़ा वांग जी के लिए याद आता है और वीइंग को ऐसा लग रहा था कि वांग जी उससे कुछ जाना पहचाना है। वांग जी वीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सेक्रेटरी को कुछ बंदे उसे भेज देने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर वीइंग को एक पेपर एक बंदा दे जाता है जिसमें एक उसके डैड के डेथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। वो लेटर पढ़ते ही वीइंग को किसी का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन पाना चाहता है तो अकेले इस प्लेस पर आ जाए। वीइंग उस प्लेस पर जाता है तो वहाँ पर वैंकिंग आई हुई थी। अब एक्चुअली में उसकी कंपनी वगैरह सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए थे वांग जी से, तो वो रोड पर आ चुकी थी और वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वीइंग को इसलिए बुलाई थी ताकि वो उससे बदला ले सके और वो यहाँ पर उसे किडनैप करके रखेगी और उसे वो रास्ते से हटाना चाह रही थी। लेकिन उसे लगा नहीं था कि वांग जी वीइंग पर 24/7 आवर्स नज़र रखा हुआ है। वांग जी और तुरंत ही वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। इससे पहले कि वैंकिंग वीइंग को नाइफ से हर्ट कर पाती, इतने में वांग जी बीच में आ जाता है और वो खुद यहाँ पर हर्ट हो जाता है। इसके बाद वांग जी का सेक्रेटरी जल्द से जल्द वैंकिंग को जेल भेज देता है और वीइंग वांग जी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि वांग जी की जान बचाई जाती है। नाइफ बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं लगा था, इस वजह से उसे थोड़ी देर में होश आ जाता है। अब तक तो वीइंग वहाँ पर उसका केयर कर रहा था, लेकिन जैसे ही वांग जी को होश आता है तो वो उसे वहीं पर आराम करने के लिए बोल करके वहाँ से जाने लगता है। वांग जी को वीइंग की फ़िक्र थी कि वो ठीक तो है ना। वो उसे कहता है कि हाँ वो ठीक है और उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि हमने वैंकिंग को जेल भेज दिया है, लेकिन उसका फ़ादर फ़रार है। अब वहाँ पर वो उसके फ़ादर को भी नहीं छोड़ने वाला है। उसका फ्रेंड भी यहाँ पर वांग जी को देखने के लिए आया हुआ था। थोड़ी देर में यहाँ पर उसके ग्रैंडफ़ादर आते हैं और उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वांग जी यहाँ पर एक वीइंग नाम के लड़के के लिए आया हुआ है और उसी को बचाने के चक्कर में इस तरीके से वह इंजर्ड भी हो गया है। तो वो समझ जाता है कि एक्चुअल में वांग जी उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करता है और अब वह उस लड़के से मिलना चाहता था। एक बार वो खुद मिलना चाहता था वीइंग से कि वो सच में वांग जी के लायक है या नहीं। और इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और वांग जी जब इंजर्ड था वो भी ठीक हो जाता है। तो वीइंग और वांग जी दोनों कार में बैठे थे। तो वांग जी वीइंग को अपने ग्रैंडफ़ादर के बारे में सारी बातें बता देता है। तो वीइंग कहता है डोंट वरी, मैं उनके सामने ऐसे बिहेव करूँगा कि वो मुझे पसंद ना करे। फिर वो दोनों ग्रैंडफ़ादर के पास जाते हैं मिलने के लिए। तो वो दोनों मतलब तीनों लंच कर रहे होते हैं। तो वीइंग ग्रैंडफ़ादर के सामने कुछ अजीब से बिहेव कर रहा था। वीइंग ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और अपनी चेयर पे से उठकर डाइनिंग टेबल से खाना ले रहा था। तो ग्रैंडफ़ादर को भी समझ आ जाता है कि ये जानबूझकर कर रहा है। फिर उनका डिनर हो जाता है तो ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि अब मैं मेरा फ़ैसला सुनाऊंगा। तो वो कहते हैं मुझे वीइंग बहुत पसंद है और वो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखेगा। तो वीइंग और वांग जी दोनों हैरान हो जाते हैं, दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये क्या, वीइंग ने तो इतनी मेहनत की थी ग्रैंडफ़ादर को पसंद ना आए, लेकिन ये तो ग्रैंडफ़ादर को पसंद आ गया। वांग जी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ग्रैंडफ़ादर को वीइंग पसंद आ गया, लेकिन वीइंग उतना ही हैरान था। फिर ग्रैंडफ़ादर वांग जी से अकेले में पूछते हैं मुझे वी का कुछ बैकग्राउंड बताओ। तो वांग जी वीइंग के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो उसके डैड किस तरह से उनकी डेथ हो गई और वो कैसे बैंकरप्ट हो गया और उनकी कंपनी कैसे डूब गई। तो ग्रैंडफ़ादर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते और वांग जी को कहते हैं कि तुम वीइंग से दूर रहो। और ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि
वेइंग के डैड की डेथ हमसे जुड़ी है कहीं ना कहीं, और अनफॉर्चुनेटली वेइंग ये सारी बातें सुन लेता है। तो वेइंग वांग जी के पास जाकर कहता है, ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं, मुझे सच बताओ। लेकिन वेइंग ने आधा सच सुना होता है। वो उसे थोड़ी वांग जी के बारे में गलतफहमी हो जाती है, लेकिन वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। लेकिन वेइंग और ज़्यादा गुस्से में आता है और वांग जी को स्लैप करता है कि नहीं, मुझे बताओ मेरे डैड को क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई। इतने दिनों से तुम गिल्ट में हो और इसलिए तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। वांग जी कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। वेइंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वांग जी भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन ग्रैंडफादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। नहीं, उसे जाने दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वेइंग ने नाइट में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो वो सड़क पर ड्रिंक किए हुए घूम रहा था। तो सड़क पे कुछ गुंडे वेइंग को छेड़ने लग जाते हैं। तो वहाँ पर वांग जी आ जाता है और वेइंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक था, तो वांग जी वेइंग को सेव कर लेता है, बचा लेता है और अपने घर ले आता है। वेइंग को इस बात की कोई खबर नहीं थी, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। वेइंग को बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा था, तो वांग जी वेइंग की बहुत ज़्यादा केयर करता है और पूरी रात जाकर वेइंग का ख्याल रखता है। सुबह होते ही वांग जी वहाँ से चला जाता है और अपने फ्रेंड वैन को वेइंग के ख्याल रखने के लिए वहाँ पर छोड़ जाता है। वेइंग जब होश में आता है, मतलब सुबह जागता है, तो वैन उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हें होश आ गया। तो वेइंग कहता है हाँ, मैं अब ठीक हूँ। और वेइंग पूछता है मैं यहाँ कैसे आया, मुझे यहाँ पे कौन लाया। तो वैन बताता है कि यहाँ पे तुम्हें वांग जी लेके आया और पूरी रात तुम्हारे उसने बहुत ध्यान रखा है। वो तुम्हें सच में बहुत प्यार करता है और तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। वेइंग यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वैन की बातें सुनता रहता है। फिर हम देखते हैं कि वांग जी के ग्रैंडफादर वेइंग को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो वेइंग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए वहाँ पे चला जाता है। फिर ग्रैंडफादर वेइंग को कहते हैं कि वांग जी तुम्हें बहुत चाहता है और वो तुम्हारी बहुत केयर करता है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर करने के लिए। तो वेइंग बोलता है कैसी गलतफहमी। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं तुम्हें इस गलतफहमी के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम वांग जी के बारे में जान लो। तुम वांग जी को पहले से जानते हो कॉलेज टाइम से, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है। फिर ग्रैंडफादर वेइंग को वांग जी का कॉलेज टाइम का फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि ये वांग जी की फ़ोटो है। तो वेइंग उस फ़ोटो को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि ये फ़ोटो उसी ने क्लिक की है वांग जी की। कॉलेज में वांग जी को किसी ने बुली किया था, तो वेइंग ने ही उसकी हेल्प की थी। उसे सब याद आ जाता है कि वांग जी और वो दोनों थोड़े समय के लिए फ्रेंड रह चुके हैं। तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि वांग जी तुम्हें उस टाइम से ही पसंद करता था, उस टाइम से ही तुमसे प्यार करने लगा था। फॉरेन कंट्री में बसा बसाया अपनी कंपनी को छोड़कर वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ आ गया। जब उसे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई और तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ आ गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के। वेइंग ये सारी बातें सुन रहा था। ग्रैंडफादर वेइंग को उसके डैड के डेथ की वजह बताने ही वाले थे, इतने में वांग जी के डैड वहाँ आ जाते हैं। और वांग जी के डैड बहुत ही गैम्बलर इंसान थे। वांग जी के डैड कहते हैं कि अच्छा तुम हो वेइंग, तुम तो बिल्कुल अपने डैड के जैसे ही हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वांग जी के डैड और वेइंग के डैड एक दूसरे को जानते थे। तो वेइंग वांग जी के डैड से कहता है तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो। तो वांग जी का डैड कहता है कि हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारी तो दोस्ती भी रह चुकी है, लेकिन वो दोस्ती निभा नहीं सका। तो वेइंग जोर से कहता है आपके कहने का क्या मतलब है, मुझे सही सही बताओ। तो वांग जी के डैड कहते हैं कि तुम्हारा डैड और मैं दोनों कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते थे, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे डैड तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते थे। उस टाइम उसने मुझे कहा था कि अगर मेरे बेटे को मालूम हो गया कि मैं इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इलीगली काम कर रहा हूँ, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मुझे लगता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो वांग जी के डैड बोलते हैं कि तो क्या हुआ, मेरा भी तो एक बेटा है, मैं भी तो उसके लिए ही कमा रहा हूँ। वांग जी का डैड वेइंग से कहता है कि हमारी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर कोई झगड़ा हो गया था, तो वो किसी चीज़ से टकराकर बिल्डिंग के नीचे गिर गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसका हाथ पकड़ लूं, लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाया। वांग जी के डैड को जब ये पता चलता है कि वेइंग वही लड़का है जो वांग जी उसे पसंद करता है, उसे प्यार करता है, तो वांग जी का डैड वेइंग से बहुत बदतमीज़ी बात करता है। तो ग्रैंडफादर भी उसे रोकते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वांग जी इससे बहुत प्यार करता है। वांग जी के ग्रैंडफादर वेइंग से कहते हैं कि जाओ उसे मना लो, वो तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता।
और सारा सच पता चल जाने के बाद विंग की रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है वांग जी के लिए। तो विंग भागता हुआ वांग जी को सारी जगह ढूंढ लेता है, लेकिन वांग जी कहीं नहीं मिलता। तो विंग एक जगह बैठकर रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। तुमने मेरी इतनी हेल्प की और तुम मुझे प्यार करते रहे और मैं तुम्हारा प्यार बिल्कुल भी नहीं समझ सका। मुझे माफ़ कर दो वांग जी, अब तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। तो विंग थक हार के एक पार्क में बैठा हुआ था और वो रो रहा था वांग जी के लिए, क्योंकि वांग जी उसे कहीं नहीं मिलता, वो बहुत ढूंढता है। तभी वहाँ अचानक से बारिश होने लगती है। तो विंग बारिश में ही बैठा वांग जी को याद करता रहता है और उसे कहता है कि प्लीज़ वांग जी मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे सारी बात क्लियर करनी है। विंग बारिश में बैठा बहुत रोता है। तो विंग को फील होता है कि अचानक से उसके ऊपर बारिश गिरना कम हो गई थी। तो वो देखता है कि बारिश तो हो रही है तो मेरे ऊपर क्यों नहीं गिर रही। तो विंग ऊपर देखता है तो विंग को पता चलता है कि वांग जी अम्ब्रेला लिए विंग को बारिश से प्रोटेक्ट करता है। तो विंग कहता है तुम सुधरोगे नहीं ना, तुम कभी भी मेरा ख्याल रखना बंद नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले कॉलेज टाइम में किया करता था, और मेरा प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो विंग वांग जी की ओर देखता है और देखता ही रह जाता है उसकी आंखों में। फिर विंग वांग जी के पास आता है और उसे सॉफ्टली किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ सका। तो वांग जी विंग के लिप्स पर अपनी उंगली रखता है और कहता है बस अब कुछ मत बोलो, बहुत देर होगी तुम्हें बोलते हुए। विंग और वांग जी दोनों स्माइल करते हैं और हग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस स्टोरी की एंडिंग यहीं पर होती है। और आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस स्टोरी को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही एक रोमांटिक लव स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।